वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो सेशन है ये बहुत ही स्पेशल सेशन जाने वाला है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में खासकर पूछे जाते हैं। और टीजीटी पीजीटी का टैक्सोनॉमी का ये चैप्टर चल रहा है और इसके पहले हमने 2 से 3 4 क्लासेस और भी ली हैं। ठीक है, और जाके वहाँ पे देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। बाकी एक सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, और आज का जो सेशन है हम लोग चर्चा करेंगे कि टैक्सोनॉमिक हियरार्की किसे कहते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हियरार्की को एक और नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इस नाम को क्या कहते हैं? लीनियस हियरार्की। लीनियस हियरार्की के भी नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लीनियस हियरार्की के नाम से इसे जानते हैं। क्यों? क्योंकि लीनियस ने सबसे पहले इसके बारे में डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर इनके डिफिनीशन की बात करें, इनकी डिफिनीशन क्या है? इनकी डिफिनीशन क्या है? इनकी डिफिनीशन है द अरेंजमेंट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी in a descending order. In a descending order, जो इनका ऑर्डर होता है उस ऑर्डर का जो फॉर्मेट होता है क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ध्यान रखिएगा, जब जितने भी कैटेगरीज हैं या टैग्जा हैं या यूनिट हैं, अब आप कहेंगे सर ये यूनिट क्या होते हैं, बताते हैं इसके बारे में। ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये शब्द यहाँ पे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आखिर ये कौन सा ऑर्डर होता है, ये कौन सा ऑर्डर है, क्योंकि यही डिसेंडिंग ऑर्डर को ही जो रिप्रेजेंट करता है उसी को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हियरार्की कहा जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जब नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब जब आप नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो इस कैरेक्टर को आप क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ये पॉइंट नोट करना है, ये पॉइंट नोट करना है, क्योंकि इसी पर टैक्सोनॉमिक हियरार्की पूरी तरीके से डिपेंडेंट करती है। ठीक है, जैसे मैंने आपकी एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली है कि सर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं। कैटेगरीज का मतलब क्या होता है कि जैसे फाइलम, ठीक है, फाइलम क्या है? एक कैटेगरी है, या इस कैटेगरी को आप एक रैंक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रैंक से भी कर सकते हैं। या दूसरी जो बात करें, फाइलम के बाद क्या आता है? फाइलम के बाद आता है आपका क्लास आता है। ठीक है, अगर हम क्लास की बात करें तो ये भी एक कैटेगरी और एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑर्डर की बात कर लेते हैं, ऑर्डर भी एक रैंक, कैटेगरी या एक रैंक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऑर्डर के बाद आपका आता है फैमिली। ध्यान रखिएगा, फैमिली आती है और ये फैमिली भी एक कैटेगरी या एक रैंक को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर आपका आता है जीनस, और जीनस और स्पीशीज ये दोनों भी अपने आप को कैटेगरी या रैंक के लिए रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ये खुद एक, मतलब आप ऐसे समझिए कि फाइलम क्या होता है? फाइलम एक एक कह सकते हैं कि एक स्पेशल कैटेगरी है। इसके अलावा आपको और कोई चीज़ देखने को नहीं मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं? कैटेगरी कहते हैं। अब बात आती है क्लास की। क्लास भी क्या है? मान लीजिए कोई बच्चा एक क्लास में पढ़ता है, 8th में है, और उस क्लास में जितने भी बच्चे
बच्चे हैं वो सब क्या क्लास 8th की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी वजह से ऑर्डर भी है, ऑर्डर भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फैमिली में आप जानते हैं कि एक माता पिता के जितने बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। और फैमिली भी एक ही क्या है, वो भी एक कैटेगरी है और वो भी एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से जीनस और एक स्पीशीज भी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जितनी भी यूनिट हैं सभी की सभी यूनिट क्या करती हैं, एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती हैं, एक ब्रांच को रिप्रेजेंट करती हैं, एक रैंक को रिप्रेजेंट करती हैं। आप जैसे समझ पाए इसको देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस कैटेगरी में जो मैंने फाइलम लिखा है, इस फाइलम कैटेगरी को, इस फाइलम को लीनियस ने क्या किया था, इंक्लूड नहीं किया था। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इसी 5 कैटेगरी को ध्यान रखिएगा, इसी सिर्फ 5 कैटेगरी को लीनियस ने क्या किया था, अपने सिस्टम में जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की था वहाँ पे इसी 5 चीज़ों का इंक्लूड किए थे। कौन कौन थे? क्लास थे, ऑर्डर थी, फैमिली थी, जीनस थी और वैरायटी थी, ठीक है। जीनस थी और वैरायटी, यहाँ तक कि फैमिली भी नहीं था, ठीक है, यहाँ तक कि फैमिली भी नहीं था। कौन कौन से थे? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज और वैरायटी। यहाँ पे फैमिली को भी इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने इसके स्थान पर वैरायटी शब्द का जो है यूज किया था। किसका यूज किया था? वैरायटी का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर से आगे देख लेते हैं, एक बार और इस टर्म को देखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि नंबर ऑफ टैक्सा की जो संख्या थी, ये संख्या कितनी है? 5 थी। ये पॉइंट नोट करना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया था। और उन 5 में कौन कौन से हैं एक बार मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कौन कौन से हैं? 1, 2 एंड 3 एंड 4 एंड लास्ट है आपका 5, ठीक है। इस 5 में सबसे पहले क्लास था, क्लास को इन्होंने रखा, फिर ऑर्डर को रखा था, फिर ऑर्डर को रखा, फिर जीनस को रखा था, जीनस को, और फिर स्पीशीज को, ध्यान रखिएगा, स्पीशीज को रखा। और फिर स्पीशीज के साथ साथ एक और नई चीज़ रखी थी जिसे हम क्या कहते हैं? वैरायटी। क्या होती है? वैरायटी। क्योंकि वैरायटी जो है तब आती है, ये एकदम इनका लास्ट स्टेप था। तो यही 5 कैरेक्टर में आपसे कभी भी ये पूछा जा सकता है कि सर ये बताइए कि कौन कौन से टैक्सा का यूज लीनियस ने सबसे पहले किया था। तो यही वो 5 कैरेक्टर हैं जो नंबर ऑफ टैक्सा के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। इसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्पीशीज टर्म का प्रयोग कौन किया था? कौन? स्पीशीज टर्म का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। स्पीशीज टर्म का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था, यह प्रयोग जॉन रे ने किया था। कौन किया था? जॉन रे ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जॉन रे ने सबसे पहले किसका शब्द का प्रयोग किया था? याद रखिएगा, स्पीशीज शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह अगर इनकी रैंक की बात करें, अगर हम इनकी रैंक की बात करें तो इनकी रैंक जो है सबसे बेसिक थी, सबसे बेसिक थी। या इसे आप लोवेस्ट कैटेगरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लोवेस्ट कैटेगरी भी आप इसे कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर इस कैटेगरी में सबसे बेसिक कैटेगरी यदि स्पीशीज है तो कैसे सिस्टम चलेगा? यहाँ पे देखिएगा कैसे सिस्टम चलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बेसिक कैटेगरी आपकी स्पीशीज है तो स्पीशीज के
पहले क्या आता है, जीनस आता है। क्या आता है, जीनस आएगा। फिर इसके बाद क्या आता है, ट्रिब आता है। क्या आता है, ट्रिब आता है। और ट्रिब आने के बाद आपको फैमिली, और फैमिली, फैमिली और फिर ऑर्डर, ध्यान रखिएगा, फैमिली और फिर ऑर्डर, इस फॉर्मेट में ये आपको देखने को मिलता है। और इनकी संख्या भी कितनी है, 5 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछ ले कि बेसिक तो आपका स्पेसीज हो गया, लेकिन जब ये पूछा जाए कि हाईएस्ट कैटेगरी कौन है, तो आपको हाईएस्ट कैटेगरी में, हाईएस्ट कैटेगरी में, हाईएस्ट कैटेगरी में आपको क्या करना है, किंगडम को ही आपको हाईएस्ट के रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो जब भी ये पूछा जाए तो आपको ये सही करके आना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्पेसीज के कुछ स्पेशल टाइप हैं, ठीक है। अच्छा, स्पेसीज के कुछ स्पेशल टाइप हैं। स्पेसीज के कुछ टाइप हैं, वो स्पेसीज की अगर हम इनके टाइप की बात करें, अगर इनके स्पेसीज के टाइप्स की बात करें, तो मोस्टली जो है ये 2 प्रकार के होते हैं 5। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिए, उन सब की भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक होता है सिम्पैट्रिक। क्या होता है, सिम्पैट्रिक, सिम्पैट्रिक होता है। और दूसरा जो है एलोपैट्रिक होता है। क्या होता है, एलोपैट्रिक होता है। एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक दोनों में ध्यान रखिएगा, दोनों में क्या होता है, इनकी टर्म को समझते हैं। सिम का मतलब क्या होता है, सेम। और एलो का मतलब होता है क्या, डिफरेंट। मतलब एक ऐसी स्पेसीज जो लोकेशन के हिसाब से अपने आप को क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कैसे, क्योंकि सिम्पैट्रिक होगा तो इनका जो जियोग्राफिकल एरिया होता है, इनका जो जियोग्राफिकल एरिया होता है, इनका जियोग्राफिकल एरिया पूरी तरीके से सेम होता है। कैसा होता है, सेम, ठीक है। और ये यहाँ पे हैबिटेट के फॉर्मेट में रहते हैं, यहाँ पे अपना ये निवास करते हैं। दूसरा, दूसरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। क्या, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। जब जियोग्राफिकल एरिया कैसा होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग लोकेशन में होगा, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इनहैबिटिंग एरिया कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भी हैं, और भी हैं। एक होता है सिबलिंग। क्या होता है, एक होता है सिबलिंग टाइप का होता है। सिबलिंग में क्या होते हैं, ये मार्फोलॉजिकली तो सिमिलर होंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन जो है आपस में नहीं करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आपस में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कहेंगे। तो तीसरा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सिबलिंग स्पीशीज किसे कहते हैं। क्या, सिबलिंग स्पीशीज किसे कहते हैं, याद रखिएगा। सिबलिंग स्पीशीज की अगर हम बात करें, इनकी सबसे खास बातें हम डिफिनीशन नहीं लिखाएंगे, ठीक है, लेकिन इस तरीके से आपको दे देंगे कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। कैसे, यह रिप्रोडक्टिवली, यह रिप्रोडक्टिवली, यह रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। लेकिन बट बट मॉर्फोलॉजिकली, बट मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, ये सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये इनकी खास बात ये है। और चौथा जो पॉइंट है आपको ये याद रखना है कि चौथा पॉइंट क्या है, एंडेमिक स्पीशीज किसे कहते हैं। एंडेमिक
एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। एंडेमिक स्पीसीज ऐसे स्पीसीज को कहा जाता है जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पाए जाते हैं। कैसे? रिस्ट्रिक्टेड एरिया में देखने को मिलते हैं। ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है। और ये एरिया, ठीक है, ऐसी स्पीसीज जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में देखने को मिले, ऐसे स्पीसीज को क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है। एक और नोट कर लीजिएगा, एक और है, ये लास्ट है। पैलेंटोलॉजिकल स्पीसीज किसे कहते हैं? पैलेंटोलॉजिकल स्पीसीज किसे कहते हैं? पैलेंटोलॉजिकल स्पीसीज जो है किसे कहा जाता है? पैलेंटोलॉजिकल स्पीसीज के अंतर्गत हम लोग फॉसिल्स का स्टडी करते हैं। किसका? फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फॉसिल्स का। और इनके जो फादर हैं, इनके फादर हैं कौन? जॉर्ज 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 लियोपोल्ड क्यूबियर, इनका पूरा नाम है। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, इस वजह से इस पॉइंट को छोड़ना ही नहीं है। और इन्होंने कब बताया था? 1769 से 1832 के बीच में इनका आवर्तकाल रहा है, और ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। जॉर्ज लियोपोल्ड ने है जो है क्यूवियर ने फॉसिल्स पैलेंटोलॉजी के बारे में बताया था, ठीक है। पैलेंटोलॉजी के बारे में बताया था, सही है, ठीक है। पैलेंटोलॉजी के बारे में बताया था, ये सही है। पैलेंटोलॉजी पैलेंटोलॉजी के बारे में बताया था, ये सही है। हाँ, ये पॉइंट याद करना है, नोट करिएगा। एक स्पेशल पॉइंट ये नोट करना है कि फाइलम टर्म का यूज सबसे पहले कौन किया था? फाइलम टर्म का जो यूज किया गया था क्यूवियर के द्वारा, मतलब यही साइंटिस्ट थे, ठीक है। और क्यूवियर ने सबसे पहले बताया था, फाइलम शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और पैलेंटोलॉजी के जो फादर हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसको मैं क्या आपको बता दूं, बीरबल साहनी है, ठीक है, बीरबल साहनी है, ये याद रखना है, ये नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दें, ठीक है। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसके देखते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है इनका, अगर करंट सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा? किंगडम होगा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्रिब, जीनस और स्पीसीज। कभी भी यहाँ से मैचिंग क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, और इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक नए टर्म की बात करें, एक नया टर्म है सिस्टिमा, सिस्टिमा की अगर हम बात करें, यह एक तरीके का ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? यह एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, यह एक ग्रीक वर्ड है, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इनके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो क्लासिफिकेशन में कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए थे, उन कॉन्सेप्ट को नोट करिएगा। एक कॉन्सेप्ट था टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। क्या? टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है दिया गया था प्लेटो और एरिस्टोटल के द्वारा,
प्लेटो एंड एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। दूसरा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं, उस नाम को याद रखिएगा, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसके लिए जो दिया गया था, सिस्टम दिया गया था, लीनियस ने दिया था। कौन दिया था? लीनियस ने दिया था। और इनकी सबसे जो फेवरेट बुक का नाम था, उस बुक को नोट कर लीजिएगा, सिस्टेमा नेचुरेई, सिस्टेमा नेचुरेई। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट का नाम रख लीजिएगा, एक और कॉन्सेप्ट है जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। किसने दिया था? जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया था? यह कॉन्सेप्ट लॉर्डसे ने दिया था। कौन दिया था? लॉर्डसे ने, लॉर्डसे ने दिया था। और ये 1918 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1918 में। इस नाम को भूलना नहीं है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, इसको याद नोट कर लेना है, और फिर आपको ये याद रखना है, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट प्लेटो अरिस्टोटल ने दिया, और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज लीनियस ने, या इसी को मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया गया। और ये इनकी जो स्पेशल बुक थी, सिस्टमा नेचुरेई थी। जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जेनेटिकल स्पीसीज जो है कॉन्सेप्ट जो है, लॉर्डसन ने दिया था 1918 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और टर्म देख लीजिएगा। इसके साथ एक टर्म आता है पॉलीटिपिक स्पीसीज किसे कहते हैं? पॉलीटिपिक स्पीसीज किसे कहते हैं? पॉलीटिपिक स्पीसीज जो है, एक साइंटिस्ट थे, ध्यान रखिएगा, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि एक ऐसी स्पीसीज जहाँ पे स्पीसीज की जो संख्या होगी मोर देन 2 हो सकती है, मोर देन 2 हो सकती है, और 3 हो सकती है। ठीक है, पॉलीटिक स्पीसीज कहते हैं। और एक स्पीसीज है मोनोटिपिक, मोनोटिपिक स्पीसीज। मोनोटिक स्पीसीज में क्या होता है? एक सिंगल स्पीसीज होती है, एक सिंगल स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलती है, और ऐसे स्पीसीज को मोनोटिपिक स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मोनोटिपिक स्पीसीज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोनो का मतलब सिंगल, और पॉली का मतलब होता है मल्टी होता है। क्या होते हैं? मल्टी, जिसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह स्पीसीज कभी भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ये स्पीसीज जो है नॉट डिवाइडेड इन सब स्पीसीज में, यह स्पीसीज डिवाइड नहीं होती है। कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को याद रख लीजिएगा। अच्छा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट ये कह रहा है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कौन दिया था? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है, अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। कौन दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। कब? 1942 में। कब दिया था? 1942
टू में, और यहाँ पे अर्नेस्ट मेयर, ये एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है, ठीक है, तो ये नाम को भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि टर्म फाइलम मैंने आपको बता ही दिया है। टर्म फाइलम, टर्म फाइलम का जो यूज किया गया था यह लियोपर्ड या क्यूवियर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? क्यूवियर के द्वारा किया गया था। कब? 19 नहीं 1769 से 1832 के बीच में इन्होंने अपने जीवन काल में खासकर इस टर्म के बारे में बताया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कुछ पॉइंट है, इसके साथ ही कुछ और पॉइंट हैं। सिस्टमेटिक ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या? सिस्टमेटिक ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? सिस्टमेटिक ऑफ बायोलॉजिकल, सिस्टमैटिक ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये तीन तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। पहला मान लीजिए, तीन तरीके के कॉन्सेप्ट है। पहला जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया गया था, आरटी सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया गया था आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट दिया गया था, क्लासिफिकेशन दिया गया, ठीक है। और इसके बाद जो है नेचुरल, नेचुरल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किया गया। और फिर इसके बाद जो है फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किया गया था, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं और इन सभी पे हम जो है कल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ और क्लासेस आप जो है लेते चलिए।